हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो मॉड्यूल है M2R5 जो है अपना वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, उसके अंडर चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन, इसको स्टार्ट करेंगे। और ये आपका लेक्चर नंबर क्या है, 1 है। आई होप जो भी मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से आपको समझ आएगा, बहुत ही बेसिक से करेंगे। और ये जो वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ये सब इसके अंदर वाले टॉपिक्स ये किस किस को काम आएंगे वो मैं बता देती हूँ। अगर आप कोई ओ लेवल कर रहे हो, ए लेवल कर रहे हो जो आपका नाइलाइट डॉक के अंडर आता है, या फिर आप DSSB जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, देने वाले हो या फिर दे चुके हो, तो आपको पता होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड। तो वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग रहेंगे ये सारे टॉपिक जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज ही समझाऊंगी, मैं आपको फुल बेसिक से कवर करवाने वाली हूँ और हम एकदम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम समझते हैं भाई वेब डिजाइनिंग क्या होती है। वेब डिजाइनिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट इज नोन एज वेब डिजाइनिंग। अब वेबसाइट का मतलब क्या होता है, वेबसाइट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आप क्या करते हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाते हो, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, कोई भी आप लैंग्वेज लेते हो उसकी मदद से आप क्या करते हो, कोडिंग करते हो, आपकी प्रोग्रामिंग करते हो। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक आपके पास पेज बन के तैयार होता है जिसको जो ब्राउजर है वो रेंडर करता है, ठीक है। यानी कि जो ब्राउजर होता है, आपने जो भी कोडिंग करी है उसको ब्राउजर रीड करके उस पेज को डिस्प्ले करवाता है। तो ये जो वेब पेज होता है, इसी की जो बहुत सारी कलेक्शन होती है उसी को वेबसाइट कहते हैं। और वेबसाइट एक सिंगल पेज तो होती नहीं है, वेबसाइट के अंदर काफी ज्यादा पेजेस इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना, इंटरलिंक्ड होते हैं, हाइपर टेक्स्ट की मदद से होते हैं। हाइपर लिंक जो वहां पे क्रिएट होती है उसकी मदद से आपस में वेब पेजेस कनेक्ट होते हैं। जब इनकी एक लिंक बन जाती है, कनेक्शन बन जाते हैं इन वेब पेजेस का, उस समय हम उस कनेक्शन को और साथ ही में कह सकते हैं उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, वेब पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वेब डिजाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड दिस कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। और ये जो वेबसाइट होती है, अगर आप देखते हो कि अगर आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो, जैसे आप फ्लिपकार्ट को ही ले लो, तो फ्लिपकार्ट क्या है, अपनी कंपनी के ब्रांड को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, कि वो कंपनी का ब्रांड कैसा है, क्या उसकी चलन है, क्या उसके अंदर चीजें प्रोवाइडेड है, वो हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है जो जो उसके पास है। और साथ ही में कोई भी वेबसाइट है, आप उसमें तभी जाना पसंद करोगे जब वहां पे आपकी नीड पूरी हो रही है। जो चीज आपको जाननी है, जो चीज आपको खरीदनी है, जो चीज भी आपको वहां पे जाके भाई आपका मकसद है, जैसे कि मुझे इस वेबसाइट में जाके ये चीज चेक करके आनी है, मुझे जैसे कि अपने CBSE का रिजल्ट चेक करना है, तो आप CBSE की वेबसाइट में जाओगे। अगर वेबसाइट में रिजल्ट ही चेक नहीं हो रहा है तो किस काम की हुआ है वेबसाइट, है ना। यानी कि आपकी जो नीड है वो फुलफिल होनी चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, ताकि बार बार आप उस वेबसाइट में विजिट करना चाहो, ताकि आपको जो नीड है वो फुलफिल करके वेबसाइट दे सके, ठीक है। एक तो ये आपका मेन पॉइंट होता है वेब डिजाइनिंग के अंदर, की जो भी वेबसाइट क्रिएट की जा रही है वो यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस देनी चाहिए, वो काफी इजी टू यूज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कोई इसको यूज ही नहीं कर पा रहे तो उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। वो काफी इजी होनी चाहिए यूज करने के लिए, और वो काफी ज्यादा इंटरेक्टिव होनी चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि हाँ जो आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि ये वेबसाइट आपसे बात कर रही है, जो आपको चीज चाहिए वो आपको दे रही है। जैसे कि अगर वो इंटरेक्टिव होगी, आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट दे रखा होगा, आपको कोई चीज और जाननी है वहां फोन करके पूछ सकते हो, आपको और कुछ चाहिए, ठीक है, आपको और इसमें फीडबैक देना है, आप फीडबैक दे सकते हो कि आप इस तरीके से अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करो। तो ये सारा क्या होगा कि आपने और इंटरेक्टिव बना दिया अपनी वेब डिजाइनिंग को, ठीक है। वेब डिजाइनिंग को नहीं, आपकी वेब डिजाइनिंग से बनी हुई वेबसाइट को, ठीक है। तो वेब डिजाइनिंग से क्या समझे आप, वेब डिजाइनिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं। वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और ये जो वेबसाइट होती है रिफ्लेक्ट करती है हमारी कोई भी कंपनी के ब्रांड को, और साथ ही में इंफॉर्मेशन देती है हमें। उसका जो एक्सपीरियंस है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, और वो इजी टू यूज होनी चाहिए, और उसका कॉन्टेंट ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और जो वेबसाइट होती है वो क्या होती है, ऐसा तो है नहीं कि आपको फोन के लिए अलग बनानी पड़ेगी, टैब की अलग बनानी पड़ेगी,
या फिर आपको पीसी के लिए अलग बनानी है, लैपटॉप के लिए अलग बनानी है, हर एक डिवाइस के लिए अलग वेबसाइट बनेगी। इतना टाइम भाई किसके पास है? हम तो चाहते हैं कि हम एक वेबसाइट बनाएं और वो अच्छे से अपने पीसी में भी चले, लैपटॉप में भी चले, फोन में चले, हमारे टैबलेट में चले। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग का यूज होता है, जिससे क्या होता है, अपने आप ही जो ओरिएंटेशन होता है, अपने आप ही जो हमारा वेब डिजाइनिंग का लेआउट होता है, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। हमारी वेबसाइट हम चाहें तो हमारे टैब में देख सकते हैं, फिर पीसी में देख सकते हैं, फोन में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि वेब डिजाइनिंग क्या होता है। वेब डिजाइनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड दिस कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। दिस वेबसाइट शुड प्रोवाइड us an information about company's brand. It should be user friendly and it should be easy to use and has more interactive content। ठीक है, तो काफी इजी है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। अब ये जो आप वेबसाइट की बात कर रहे हो, आपने चलो वेबसाइट तो बना ली, मान लेते हैं। अब ये वेबसाइट डिस्प्ले कहाँ पे होगी? ये किसी वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले हो गया। वो वेब ब्राउजर चलेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, यानी बिना इंटरनेट के तो कुछ होगा ही नहीं। मेन जो हमारे पास चीज है वो क्या है? इंटरनेट है। बिना इंटरनेट के तो कुछ होगा ही नहीं, तो इंटरनेट को भी समझना जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट देखते हैं। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस। ठीक है, इंटर का मतलब होता है खुद में ही, और नेट मतलब आपको पता ही है, जाल होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपस में चीजें कनेक्ट करके उनका एक जाल सा बना देते हैं, कनेक्शन सा बना देते हैं। इसलिए इंटरनेट को कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का मतलब ये है कि पहले छोटे छोटे लेवल पे एक कनेक्शन बनेगा, जैसे घर से बिल्डिंग तक का, कोई बिल्डिंग है वहां तक का एक कनेक्शन बन गया, फिर उस बिल्डिंग से आगे कहीं का बन गया। तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, छोटे नेटवर्क से बड़ा नेटवर्क बन रहा है, यानी लोकल नेटवर्क से ये ग्लोब में पूरा नेटवर्क फैल रहा है। इस वजह से इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से बैठ के सिर्फ अपनी ही कंट्री में कनेक्शन बना सकते हैं इंटरनेट से। आप ग्लोबली किसी भी कंट्री में, कहीं पर भी, आप किसी भी कॉन्टिनेंट में अपना कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, वहां पे आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंटरनेट होता है, जिसका मतलब होता है इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस, हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो आप कनेक्शन बिल्ड करते हैं, इसके कुछ रूल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोकॉल। इंटरनेट के कुछ रूल प्रोटोकॉल सूट होते हैं, मेनली होते हैं आपके टीसीपी आईपी। कोई भी डिवाइस है उसके बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है, टीसीपी आईपी से किया जाएगा। वो हर एक जो डिवाइस होता है उसका खुद का एक आईपी एड्रेस होता है जो यूनिक होता है, उसकी मदद से हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, उनके बीच में इंटरकनेक्शन डेवलप करते हैं। तो ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि इन रूल को फॉलो करते हुए जब आप कनेक्शन बिल्ड करते हैं डिवाइसेस के बीच में, तब उसे इंटरनेट कहते हैं। और ये इंटरनेट लोकल लेवल पे नहीं होता है, इंटरनेट एक ग्लोबली फॉर्म्ड नेटवर्क होता है, और जिसके पास क्या होती है, वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। इंटरनेट पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जैसे आप देख ही सकते हैं, अगर आप कुछ भी चीज सर्च करते हैं तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट के पास, वो सारी की सारी आपके पास आ जाती है। अगर आप कुछ भी चीज सर्च करें, अगर आप मोबाइल भी सर्च करते हो इंटरनेट पे, तो ना जाने उससे रिलेटेड कितनी इमेजेस, कितनी वीडियो, कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास विजिबल हो जाती है। और इंटरनेट के अंदर काफी ज्यादा रिसोर्सेज हैं। इंटरनेट की मदद से ना जाने हमें कितने सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, इंटरनेट प्लेटफॉर्म मिले हैं, जो काफी रिसोर्सेज है इंटरनेट की वजह से, और काफी ज्यादा अच्छे तरीके हैं इंटरनेट की वजह से कि हम अपना जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में है 3-4 पीसी, ठीक है, या फिर 3-4 लैपटॉप लगा लो। अब आपको क्या करना है, आपको हर एक किसी ना किसी को कभी ना कभी प्रिंटर का काम पड़ जाता है। अब आपके घर में तो भाई प्रिंटर एक है, आप ऐसा तो है नहीं हर एक डिवाइस के लिए एक नया प्रिंटर खरीद के लेके आओगे। नया प्रिंटर खरीदने से अच्छा आप इंटरनेट का यूज करोगे और उसके बाद उसी प्रिंटर को सारी डिवाइसेस से कनेक्ट कर दोगे, इस तरीके से कि जिसको जब जरूरत है प्रिंटर की तो वो प्रिंटर को यूज कर सकता है। तो इंटरनेट ने क्या करवाया, हमें रिसोर्स को शेयर करवाया। ठीक है, तो काफी अच्छे भी हमारे पास, अच्छे भी हैं हमारे पास, एडवांटेजेस भी हैं हमारे पास इंटरनेट के। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इंटरनेट के, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेट के पास काफी ज्यादा सर्विसेज भी होती हैं, जैसे कि आपको क्या करना है, आपको कोई मैप देखना है, आजकल तो सब पहले से ही गूगल मैप देख के जाते हैं कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये है, और काफी अच्छा इसका बेनिफिट है। आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं। आपको कोई टिकट बनवानी है, बस की भी आजकल बनवा सकते हैं, आपको कोई कैब बुक करनी है, आपको एयरलाइंस की टिकट चाहिए, आपको कोई भी सर्विसेज है, आपको इंटरनेट जो है वो दे देता है। आपको एंटरटेनमेंट करवाना है, अपना एंटरटेनमेंट करवाने के लिए भी हमारे पास काफी ज्यादा सर्विसेज हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप की। हम मैसेजेस कर सकते हैं,
हम चैट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ना जाने किसी भी हमारे पास जो कोना है इस ग्लोब का उसमें हम कनेक्ट हो सकते हैं और हम बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई भी ईमेल भेजना हो वो कर सकते हैं, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस से हम भेजते हैं वो कितना लेट जाता है। ठीक है, वो ईमेल से फास्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मेल से फास्ट नहीं है वो सर्विसेज। तो हमें काफी ज्यादा फास्ट और हमें काफी ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है इंटरनेट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है कि क्या इंटरनेट को कोई ओनर है। जैसे हम कहते हैं कि गूगल का सीईओ ये है, ये एफबी का सीईओ है, ये इंस्टाग्राम का सीईओ है, तो किसी ना किसी को हम कहते हैं, हमने एक अपने दिमाग में एक ऐसा फिट कर रखा है कि कोई चीज है तो कोई एक बंदा या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक कंपनी उसका क्या है, ओनर है। तो क्या इंटरनेट का भी कोई ओनर है? जी नहीं। इंटरनेट एक ऐसी सर्विस है जिसका कोई भी ओनर नहीं है, और इंटरनेट इतनी बड़ी, इतनी अच्छी खासी सर्विस है कि उसको कोई एक अकेला इंसान या फिर कोई एक अकेली कंपनी नहीं चला सकती अच्छे से। इस वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेट करते हैं, उनकी कोलैबोरेशन से इंटरनेट की फंक्शनिंग और उसका डेवलपमेंट चलता है। ठीक है, यानी कि इंटरनेट की फंक्शनिंग कैसी है, उसका डेवलपमेंट करना है, कब क्या चीज अपडेट की जाएगी, कैसे यहाँ पे संभाला जाएगा इंटरनेट के फीचर्स को, ये सब एक इंसान या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं संभालती है। जब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठा होकर काम करती हैं तब जाके इंटरनेट की फंक्शनिंग और डेवलपमेंट को संभाला जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नो वन ओन्स इंटरनेट, इंटरनेट का कोई ओनर नहीं है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी इंटरकनेक्शन करनी है बिटवीन डिवाइसेस, यानी कि जहां पर भी हमें इंटरनेट चाहिए वहां पे उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करके हमारे पास कनेक्शन बिल्ड होता है। ठीक है, तो इंटरनेट की यही प्रोटोकॉल हम समझेंगे। इंटरनेट का मतलब आपको पता है कि डिवाइसेस के बीच में एक इंटरकनेक्शन को इंटरनेट कहते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं इंटरनेट के भी, ताकि जो भी हमारे पास मैसेजेस हम सेंड कर रहे हैं, कोई रिसीव कर रहे हैं, कोई भी काम हो रहा है इंटरनेट के जरिए, वो अच्छे से सिस्टमेटिक वे के अंदर हो सके। ठीक है, तो यही है, ये प्रोटोकॉल्स इसलिए बनाए गए, जैसे मान लो आपने मैसेज तो मुझे भेजा लेकिन वो चला किसी और के पास गया, तो कोई रूल होने चाहिए तभी वो हमारे पास जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं वो उसकी सही डेस्टिनेशन पे पहुंच सकेगा, है ना। और ये जाता कैसे, जैसे कि एड्रेस जो होस्ट है, यानी कि जो इंसान आपको मैसेज सेंड करने वाला है उसका आईपी एड्रेस, उसके डिवाइस का आईपी एड्रेस और वो जो डाटा है वो वहां पे इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा। उसके बाद एक रूट बनेगा किसका, उस पैकेट्स का। पैकेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ बाइट बांटी गई है, उसके हिसाब से हमारा मैसेज जो है, हमारा जो डेटा है वो क्या होता है, अपने आप को पैकेट्स में डिवाइड कर लेता है। और ये जो पैकेट्स होते हैं एक रूट फॉलो करते हैं, और ये रूट सेम नहीं है। जैसे कि आपने मुझे भेजा हेलो मैम, तो जो हेलो है ना वो अलग रास्ते से आएगा, अब जो मैम है वो अलग रास्ते से आएगा, और ये सब कुछ इनक्रिप्टेड आएगा। इनक्रिप्टेड का मतलब ये हुआ कि आपने जिस लैंग्वेज में लिखा है वो उसी लैंग्वेज में नहीं आने वाला है, वो अलग अलग रास्ता फॉलो करके आएगा और लास्ट में इकट्ठा हो जाएगा डेस्टिनेशन पे। और मेरे पास आने से पहले मुझे ये सारे पैकेट्स एक साथ जो मैसेज है उसमें फॉर्म होकर जो आपने लैंग्वेज भेजी है उसी में कन्वर्ट होके मेरे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी इनके काफी ज्यादा रूल्स हैं, काफी ज्यादा अच्छे अच्छे इनके तरीके हैं। ये अपने आप को पैकेट्स में फॉर्म कर लेते हैं, ये इनक्रिप्टेड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो। और उसके बाद ये वापस से क्या होते हैं, डेस्टिनेशन पे आके अलग अलग रूट फॉलो कर कर भी सेम हमारे पास मैसेज में फॉर्म हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इसका कि किस तरीके से मैसेजेस सेंड होते हैं। ये सब आपका IoT में और अच्छे से आता है, तो ये सब हम और भी आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम बेसिक हमारे पास लेक्चर रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आईपी, जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हम कुछ प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं कि इंटरनेट के कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। इंटरनेट जो प्रोटोकॉल होता है ये आईपी होता है, और ये आईपी एड्रेस क्या होता है, हर एक डिवाइस का यूनिक होता है। हर मोबाइल का, जैसे आपके घर में जो मोबाइल है, आपके घर में जो पीसी है, दोनों का अलग अलग एड्रेस है। आप रहते तो एक घर में हो, ऐसा नहीं कि आपके घर का ही एड्रेस आपके फोन को दे दिया, नहीं। हर एक डिवाइस का, हर एक चीज का जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका खुद का एक आईपी एड्रेस होता है, उसका खुद का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, कोई भी कनेक्शन बिल्ड करते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी प्रोटोकॉल होता है क्योंकि ये एक पहचान होती है किसी भी डिवाइस की। इसके बिना हम ना कोई डाटा सेंड कर सकते हैं और ना ही किसी डिवाइस में डाटा रिसीव कर सकते हैं। इस वजह से इसको हार्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी चीज यहाँ पे इंटरनेट में नहीं चलने वाली है। ठीक है,
अब ये करता क्या है, ये जो डाटाग्राम से यानी कि जो मैसेजेस के पैकेट होते हैं उनको पूरे नेटवर्क की बाउंड्री, यानी आपने एक फिक्स्ड जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बिल्ड कर रखा है, एक नेटवर्क की जो बाउंड्री सेट कर रखी है, उसमें इन डाटाग्राम्स, उसमें इन पैकेट्स को क्या करता है, सेंड या रिसीव करता है। अब आईपी जो हमारे पास है उसके वर्जन्स है, एक है IPv4, इसके अंदर 4 बाइट्स होती हैं। ये सब हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके 2 वर्जन्स होते हैं, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। IPv4 में 4 बाइट्स होती हैं, वेरएस IPv6 के अंदर 16 बाइट्स होती हैं। ठीक है, तो भाई ये हो गया आपका IP प्रोटोकॉल, जो है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है FTP। FTP का मतलब क्या होता है, FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, जो फाइल होती है उनको ट्रांसफर करवाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है कि ये प्रोटोकॉल जो फाइल है उनको ट्रांसफर करवाता है। किनके बीच में ट्रांसफर करवाएगा, जिनके बीच में कनेक्शन है। और कनेक्शन कैसे बिल्ड होता है, नेटवर्क कनेक्शन बिल्ड होता है TCP और IP प्रोटोकॉल से। ठीक है, इन दोनों जो प्रोटोकॉल है ये एक साथ काम करते हैं और इन्हीं से कोई कनेक्शन बिल्ड होता है, और इनके द्वारा जो कनेक्शन बिल्ड हुआ है उनके बीच में ही जो ट्रांसफर करवाने का, जो फाइल ट्रांसफर करवाने का काम है वो FTP प्रोटोकॉल करता है। ठीक है, और ये भी कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी बाइनरी फाइल है, उनको हायरार्किकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उनका एक स्ट्रक्चर बना देता है इस तरीके से, जो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि पहले कोई चीज यहाँ है, फिर कोई चीज यहाँ है, फिर कोई चीज यहाँ है, फिर इस चीज से और चीज निकलेगी, फिर इस चीज से और चीज निकलेगी, फिर इससे और निकलेगी, फिर इससे और निकलेगी, यानी कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे। इस तरीके से ये टेक्स्ट को, बाइनरी फाइल्स को कन्वर्ट करता है और उसके बाद आगे फाइल को ट्रांसफर करवाता है। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में फाइल ट्रांसफर करवाने का काम कौन करता है, FTP करता है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है TCP। अभी हमने देखा था कि TCP और जो IP होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। IP और TCP प्रोटोकॉल एक साथ काम करते हैं। अब IP क्या करता है, एक एड्रेस कर देता है, एक एड्रेस फिक्स कर देता है किसी भी डिवाइस का। फॉर एग्जाम्पल ये एक डिवाइस है और ये एक डिवाइस है, इनके, इसका एक अलग IP एड्रेस है, इसका एक अलग IP एड्रेस है, तो दोनों इन्हीं IP एड्रेस, यानी कि इसके IP एड्रेस में जब इसका IP एड्रेस लिखेंगे तभी ये इससे कनेक्ट होगा। यानी इनको आपस में कनेक्ट कैसे करवाए, इनके एड्रेस से, इनके IP एड्रेस से। ठीक है, अब TCP क्या करेगा, इनके बीच में ट्रांसमिशन करवाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि इनके बीच में कैसे मैसेजेस, कैसे कोई भी डाटा एक्सचेंज हो रहा है इन कनेक्टेड डिवाइसेस से। IP की मदद से हमने इसको और इसको कनेक्ट कर दिया, और TCP की मदद से, अब जो हमारा TCP प्रोटोकॉल है ना, इसकी मदद से इनके बीच में कोई भी ट्रांसमिशन होगा, कोई भी डाटा फ्लो करेगा, यानी कोई भी डाटा सेंड होगा या रिसीव होगा। ठीक है, इस वजह से ये दोनों एक साथ काम करते हैं। IP तो इनके बीच में कनेक्शन बिल्ड करवाएगा और TCP इनके बीच में कोई भी डाटा सेंड या रिसीव किस तरीके से हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आ जाता है गोफर प्रोटोकॉल। गोफर जो प्रोटोकॉल होता है ये क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। क्या ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है, कोई भी चीज सर्च करनी है, कोई भी कम्युनिकेशन करना है, कोई भी चैटिंग करनी है, वीडियो कॉल करनी है, कोई डाटा डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई डॉक्यूमेंट रिट्रीव करना है। ठीक है, रिट्रीव करना है कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे IP नेटवर्क में, यानी 2 कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में, तो वहां पे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यानी गोफर जो है वो काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है HTTP। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, जो अलग अलग मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं, जैसे कोई वीडियो हो गई आपकी, कोई भी डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट भी कह सकते हैं, कोई भी मल्टीमीडिया फाइल है जिसमें ग्राफिक भी इंक्लूड हो जाता है, आपका वीडियो इंक्लूड हो जाता है, ऑडियो इंक्लूड हो जाता है, इनको आपस में लिंक करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे एक ये आपका वेब पेज है, एक ये वेब पेज है, आप HTTP की मदद से इन दोनों को क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। इसमें इसकी लिंक देके इसके पास कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, और इसमें इसकी लिंक देके इसके पास कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, यानी कि आपस में मल्टीमीडिया फाइल्स को हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग HTTP। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये भी। ये करता क्या है, जैसे सर्वर जो है, इसमें R गायब कर रखा है भाई मैंने, ध्यान देना। सर्वर जो है उसमें क्या होगा, सर्वर के पास, सर्वर सेंड करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन है। अब क्लाइंट ने सबसे पहले तो रिक्वेस्ट भेजी, क्लाइंट ने सबसे पहले सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मुझे ये चीज यहाँ पे चाहिए। जैसे आपने भेजी कि भाई मुझे CBSE का रिजल्ट देखना है। अब ये जो रिक्वेस्ट आई है सर्वर्स के पास, ये क्या करेगा, सर्वर अपने पास जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको एक जगह इकट्ठा कर रखा है, सर्वर ने एक जगह रख रखा है। अब HTTP क्या करेगा, ये जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसका इंटरकनेक्शन क्या है, किस डॉक्यूमेंट के पास उसका इंटरकनेक्शन है, उसको वहां से चेक करेगा, और जो जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सर्वर से डाउनलोड करके आपको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो ये काम होता है HTTP का। उसके बाद आ जाता है NNTP। NNTP का मतलब क्या होता है, नेटवर्क न्यू ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये एक एप्लीकेशन
प्रोटोकॉल है ये क्या करता है, ये जो प्रोटोकॉल बता रही हूँ ना, जैसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये सब भी बाद में डिटेल में आएगा। अभी फिलहाल के मैं आपको समझा रही हूँ कि एनएनटीपी क्या होता है। जैसे कि आपको पता चल रहा है नाम से ही, नेटवर्क न्यू ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, एक न्यूज का ग्रुप होता है। ये क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया मान लो, जैसे इसके अंदर एक न्यूज का ग्रुप है, एक सिस्टम इधर है, एक सिस्टम इधर है, तो एक सिस्टम इधर है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे सिस्टम का एक क्या होता है, ग्रुप बन जाता है जो न्यूज एजेंसी में काम करते हैं। ये क्या करता है, इससे इसको एक आर्टिकल मिला तो ये इससे कनेक्टेड है तो इसको भेजेगा, इससे कनेक्टेड है तो इसको भेजेगा, इसे कोई मिला तो ये इसे भेजेगा, या फिर इसे कोई मिलता है तो ये थर्ड को भेज सकता है। ये सारे आपस में क्या करते हैं, इन्होंने एक कनेक्शन बना रखा है, इन्होंने एक न्यूज का ग्रुप बना रखा है, जिसमें क्या होता है, जो न्यूज आर्टिकल है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, बिटवीन द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। अब इन्होंने खुद का ही एक नेटवर्क एरिया बिल्ड कर रखा है, ग्रुप बिल्ड कर रखा है, तो इस वजह से इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी अच्छे से बिल्ड रहता है। इनके जो न्यूज आर्टिकल्स हैं या इन्हीं के सिर्फ नेटवर्क के अंदर ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और इस वजह से इनका जो न्यूज ग्रुप है वो काफी ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। ये न्यूज एजेंसीज यूज करती है एनएनटीपी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एसएमटीपी, जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि सिंपल मेल जो है, कोई भी आप मेल सेंड कर रहे हो उसको ट्रांसफर करवाने के लिए एसएमटीपी का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, कोई भी जो मेल है उसको एक यूजर से दूसरे यूजर के पास ट्रांसफर करता है। इट ट्रांसफर मेल फ्रॉम वन यूजर टू अनदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, कोई भी सेंडर है, अब सेंडर को एक मेल सेंड करना है, उसने क्या किया, अपना मैसेज यहाँ पे लिखा मेल के अंदर, उसके बाद उसको एंटर किया सेंड। उसके बाद एसएमटीपी आया, जो हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसने देखा इंटरनेट है हमारे पास डिवाइस के पास, तो इस प्रोटोकॉल ने क्या किया, मेल सर्वर को बताया कि भाई इंटरनेट है हमारे सेंडर के पास। फिर इसने यूजिंग एसएमटीपी क्या किया, मेल सर्वर से पीओपी, ये हमारे पास क्या है, ये वाला जो प्रोटोकॉल है, इससे हमारे पास क्या होता है, जो हमारा मेल है वो रिसीव होता है। फिर रिसीवर ने क्या किया, इस प्रोटोकॉल का यूज किया और उसके बाद उस मेल को रिसीव कर लिया, ठीक है। और ये पीओपी प्रोटोकॉल होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, जो आपने मेल भेजा है, जो सर्वर ने, सेंडर ने जो मेल भेजा है उसको रिट्रीव करता है, उसको रिसीव करता है, ठीक है। जैसे कि ये कोई सिस्टम था, इस सिस्टम से क्या हुआ, एक मेल सेंड हुआ था, यहाँ पे एक मेल सेंड हुआ था, एसएमटीपी जो हमारे पास था उसने क्या किया, ये मैसेजेस को देखा कि भाई हाँ ये प्रोटोकॉल काम कर सकता है क्योंकि इंटरनेट कनेक्टेड है। ये जो पास वाला मेल सर्वर है जिससे हमारे पास आईपी एड्रेस लिंक हो रखा है, उसके पास जाएगा और उसको बताएगा कि भाई इस हमारे पास जो सेंडर है इसने ये मेल सेंड किया है, तो यूजिंग एसएमटीपी इसको सेंड किया जाए। फिर वो चेक करेगा इंटरनेट है तो ये मैसेज यूजिंग पीओपी यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल रिसीव हो जाएगा हमारे पास उस रिसीवर को, ठीक है। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो थैंक यू। और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप स्टे ट्यून रहो, हमारे चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। बाकी अगर यूजफुल रही है वीडियो तो कमेंट करके बताना, और अगर आपको कोई और टॉपिक भी कवर करवाना है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।